हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लक्ष्य एजुकेशन। आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज हम इस चैनल के सेकंड सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेशन में वॉइस पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हो पाई थी। तो इस सेशन में हम काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, और आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। और जो बच्चे स्कूल में हैं स्पेशली 11th क्लास का, तो इसका चैप्टर का भी एक पार्ट है। जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, दो फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर सिमिलर ही है और उनका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स। तो इसके बारे में पता होना सभी को बहुत जरूरी है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, फंडामेंटल राइट्स आज के टॉपिक को। आई होप आप सबको बहुत पसंद आए, बहुत इंटरेस्ट के साथ आपको समझ आए, काफी इंटरेस्टिंग लगे। फंडामेंटल राइट्स को आज हम कंप्लीट करेंगे इस सेशन में। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ही पूछना चाहूंगी कि कभी आपने सोचा है कि अगर कोई आप पे बहुत सारे रूल रेगुलेशंस लगा दे, आपको कोई घर से निकलने ना दे, आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, आपके ऊपर कुछ भी करने की फ्रीडम ना हो, आपके ऊपर कोई भी चीज की आपके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, पार्शियलिटी किया जाए, इक्वालिटी ना हो, आपके रिलीजन को फॉलो करने की आपके पास फ्रीडम ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो इन सब चीजों को ना होने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, जिससे हम एक अच्छी लाइफ जी सके, हमें हर तरीके का फ्रीडम और इक्वालिटी देता है। तो चलिए फंडामेंटल राइट्स को हम शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फंडामेंटल राइट्स को एक लाइन में डिफाइन करें तो आप कैसे करोगे कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स को अगर हम बहुत बेसिक डेफिनेशन में पढ़ें, तो यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम पढ़ेंगे कि जो बच्चे हिंदी में समझते हैं उन्हें हिंदी में समझ आ जाए, और जो इंग्लिश में है तो पीपीटी पूरी इंग्लिश में, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स सिंपल लैंग्वेज में, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑल पीपल। मेनली फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, सारे सिटीजन, सारे पीपल के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए। और ये गारंटेड होते हैं, फंडामेंटल राइट्स गारंटेड राइट्स होते हैं, और ये बहुत बेसिक राइट्स होते हैं किसी भी सिटीजन के लिए जो भारत में रहता है। और फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स, ये बेसिक मानवाधिकार राइट्स होते हैं, मानव अधिकार राइट्स होते हैं, जो हर एक नागरिक को भारत में रहने के नाते मिलता है। जब तो हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, हमारे पास फंडामेंटल 6 राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से 35 यानी कि 12 से 35 के पार्ट थर्ड में डिस्क्राइब किया गया है कि हमारे पास पहले 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया, तो अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स पड़े, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर कोई भी भारत का नागरिक, सिटीजन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 को भारत में मेग्ना कार्टा ऑफ इंडिया में वर्णित यानी कि डिस्क्राइब किया जाता है। मेग्ना कार्टा वर्ड को आपको काफी ध्यान से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे पेपर में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फंडामेंटल राइट का जो एक इंस्पिरेशन है हमने किससे लिया, जो इससे पहला वाला मैंने जो आपको पीपीटी कॉन्स्टिट्यूशन पे जो दिया था, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम बैग ऑफ बोरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, हमने बहुत सारे देशों के संविधान से अपने संविधान में डाला है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फंडामेंटल राइट्स आपने कौन से संविधान से लिया है, किसके संविधान से लिया है, तो आप क्या बोलोगे? तो फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स बिल ऑफ राइट्स से हमने इंस्पिरेशन लिया, और उसे हमें अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में फंडामेंटल राइट्स के रूप में डाला, जो हर एक नागरिक को दिया जाता है। जो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, तो 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं वो आपको याद होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड आता है राइट टू फ्रीडम, थर्ड आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और फिफ्थ आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और सिक्स आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 राइट्स हैं, और ये राइट्स सबको याद होने चाहिए, और इसके आर्टिकल्स भी सबको याद होने चाहिए। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी हमें आर्टिकल 14 टू 18 में बोलता है, राइट टू फ्रीडम हमें 19 टू 22, फिर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमें 23 टू 24, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें 25 टू 28 में एक्सप्लेन किया गया है, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 टू 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें आर्टिकल 32 में हमें डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। थोड़े से आर्टिकल्स हैं, आप कहीं पे लिख के नोट डाउन करके कहीं चिट लगा दोगे, या फिर आप किसी पेज पे लिख लीजिए। आप अगर उसे रोज एक बार बस आप नजर डाल लोगे तो आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको याद होगा कि फटाफट याद आ जाएगा 19 टू 22, तो आप फटाफट उस पर टिक कर लोगे, तो ये मार्क कर सकते हो आप इससे अच्छे से। तो आपको ये लर्न होना चाहिए। तो आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा हो। तो एक सेवेंथ भी हमारे पास फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे हटा दिया गया। अगर मैं राइट टू प्रॉपर्टी अगर आपसे कोई पूछे, तो 1978 में 44 अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसे हटा दिया गया था। किसको? हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को। तो इसे फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट, एज अ लीगल राइट डिस्क्राइब किया गया। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में किया गया था, और ये आर्टिकल 31 था।
जब भी आप ध्यान से देखो तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 टू 30 में डिस्क्राइब किया गया है, और जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो 31 था, इसे हटा दिया गया, इसीलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में डिस्क्राइब किया गया। तो 31 हटा दिया गया। 31 को हम लोग एज अ फंडामेंटल राइट हम लोग नहीं पढ़ते, हम एज अ लीगल राइट पढ़ते हैं इसको। तो ये सबको याद होना चाहिए कि ये कौन से अमेंडमेंट में हटाया गया था 44, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आपसे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तो वो आर्टिकल्स मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे सारे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कौन सा आर्टिकल आता है, तो आपको झट से याद आ जाना चाहिए कि 25 टू 28 आर्टिकल जो है वो कवर करता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकते हैं। क्लास 11th का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जो बच्चे 11th-12th में उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि क्वेश्चन पूछूं कि हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे? फंडामेंटल राइट्स आपके लिए क्यों जरूरी है? पहली बात तो फंडामेंटल राइट एक देश को लोकतांत्रिक रूप में डेमोक्रेटिक रूप में बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमें बहुत सारे बेसिक राइट्स देता है। वो ह्यूमन राइट्स को काफी ज्यादा मजबूत बनाता है, हमें इक्वालिटी देता है, फ्रीडम देता है, जिससे हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हम एक अच्छी लाइफ को बिता सकते हैं फ्रीडम के साथ। और हमारे पास हम किसी भी अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, तभी तो मैं आप लोग को पढ़ा पा रही हूँ। अगर नहीं होता तो मैं आप लोग कैसे पढ़ा पाती यहाँ पे? तो ये चीज सारी चीजें हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। फंडामेंटल राइट एक सेकुलरिज्म को भी काफी ज्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। तो तभी तो बोलते हैं इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री। तो इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, बहुत यूनिटी के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे पास बेसिक फंडामेंटल राइट्स है। अब फंडामेंटल राइट्स होने के नाते ये जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर कोई लिमिटेशंस भी नहीं है, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनते हैं। अब हमें राइट टू वोट है कि हम अपना नेता, हम अपना जो हमारे ऊपर शासन करेगा, हम अपना प्रेसिडेंट या फिर चीफ मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर हम लोग खुद चुन सकते हैं। तो वो हमारे पास राइट टू वोट है। अब राइट टू वोट हमारे पास कैसे है? हम वोट देने जाते हैं तो हमारे पास ये अधिकार है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, जिससे हम लोग राइट टू वोट के जरिए, जो लोग 18 साल के, तो उसके ऊपर लिमिटेशंस आते हैं कि जो लोग 18 साल के हैं केवल वही वोट दे सकते हैं। तो हम लोग जैसे प्राइम मिनिस्टर का जब चुनाव होता है, लोकसभा का, तो हम जाते हैं वोट देते हैं। तो उसी तरीके से जब हम चीफ मिनिस्टर का जब चुनाव होता है अलग अलग स्टेट्स में, तो हम जाके वोट देते हैं। तो उसके ऊपर कोई लिमिटेशन भी है कि आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। तो कुछ लिमिटेशंस भी आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आते हैं, जिसे सबको फॉलो करनी चाहिए। चलिए आगे अगर हम देखें तो राइट टू फ्रीडम हमें क्या क्या देता है? तो राइट टू फ्रीडम राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है। जैसे हमें एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीने की आजादी है, हम भारत के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वन जैसे कि हमारे पास एक नागरिकता है। जैसे कि अमेरिका में आप अमेरिका की नागरिकता होने के नाते आपके पास अमेरिका के आप जिस स्टेट में रहते हो, आपको वहाँ की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। पर भारत में क्या है, आप इंडिया में हो, आप इंडिया के नागरिक हो, तो आपको बाकी किसी स्टेट के लिए आपको नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी सेटल डाउन हो सकते हो, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है स्पीच और कुछ भी बोलने की। पर इसका मतलब इसके ऊपर भी हमारे पास राइट टू फ्रीडम आता है, पर हमारे इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस आते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा गलत नहीं बोल सकते हैं जिससे किसी को ठेस पहुंचे या फिर किसी को बुरा लगे। तो वो लिमिटेशन है, वो क्या होता है, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज बनती है, जिस ड्यूटी को हमें फॉलो करना होता है। अगर हम राइट टू इक्वालिटी की बात करें, तो इक्वालिटी है, क्योंकि भारत में जैसे मैंने बताया बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, तो हम एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है कि आप किस धर्म से आते हो, किस जाति से आते हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। तो और बल्कि बहुत सारे हमारे पास इक्वालिटी राइट्स भी आते हैं। तो ये हम सारे राइट्स टू इक्वालिटी में पढ़ते हैं। अगर हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़े, तो हमारे पास पूरी आज़ादी है अपने धर्म को फॉलो करने की, अपने धर्म का प्रचार करने की। हम पर हम इसका मतलब ये नहीं हम किसी सामने वाले के धर्म को हम लोग ठेस पहुंचाए या फिर हम उन्हें कुछ गलत बोले, तो वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बनती है। अगर मैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को पढ़ूं, तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। माइनॉरिटीज हैव द राइट टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज के पास राइट है स्टैब्लिश करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सेकंड पॉइंट है द कल्चरल एंड लैंग्वेज ऑफ द माइनॉरिटीज विल बी प्रोटेक्टेड। जो हमारा ट्रेडिशन है, जो कल्चर है माइनॉरिटीज का या फिर किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, तो उसे प्रोटेक्ट करने का हमारे पास पूरा राइट है। अगर हम अगले राइट्स को पढ़े, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है चाइल्ड लेबर। जैसे कि जो चाइल्ड लेबर का काम होता है उस पर रोक लगा दिया गया। जो जैसे कि मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, उसके खिलाफ काफी ज्यादा लॉज है हमारे इंडिया में कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो वो हमें कौन देता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में हमें फंडामेंटल राइट्स में हमें मिलता है। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बनती है कि अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और अगर हम लास्ट राइट को पढ़े, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी गलत हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट है कि हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे। फंडामेंटल राइट्स गारंटेड राइट्स होते हैं, वो कभी मना या फिर छीने नहीं जा सकते हैं। पर अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगे, तो उस सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है, उस समय उसका उल्लंघन हो सकता है। पर बाकी किसी भी सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स हमारे गारंटेड राइट्स होते हैं, उसका उल्लंघन कभी नहीं हो सकता। और वो एक बेसिक राइट्स है जो हर एक नागरिक को भारत में रहने के नाते दिए जाते हैं।
चलिए, अब टाइम है कुछ बेसिक क्वेश्चंस के। मैंने इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जो एक्स्ट्रा है, जो आ सकते हैं। सबसे पहले तो पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिफरेंट क्या है? आपसे एक-एक लाइन में सिर्फ एक्सप्लेन करना है। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, गारंटेड राइट्स होते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ये सिटीजंस ऑफ इंडिया के लिए है। भारत के जो भी नागरिक है, सबको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपसे पूछ सकते हैं कि हमने ये कहाँ से लिया है? क्योंकि अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो मैंने पीपीटी एक्सप्लेन किया था, उसमें वॉइस नहीं आ पाई थी, पर जो पीपीटी है उसमें ये मैंने यूज किया है, ये लाइन यूज किया मैंने। तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है हमने आयरलैंड से लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने बोला बैग ऑफ बोरिंग बोलते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को अपने संविधान में डाला है। तो संविधान में जो डाला है, तो आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर आइडियाज are of deals which are meant to keep in mind by the state when it formulate पॉलिसीज एंड इनेक्ट लॉज। यानी कि जो डीपीएसपी का उद्देश्य होता है, जो मेन जो एक टारगेट होता है, वो जनता के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना होता है जनता के लिए, और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना होता है। भारत को एक कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर करना, राज्य को एक ऐसे रूप में स्थापित करना जहाँ पे सबके लिए कल्याणकारी कार्य हो रहे हो और न्याय संगत हो, और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जा रहा हो, तो उसको हम डीपीएसपी बोलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे मेन क्वेश्चन इसमें बनता है कि हमने ये कौन सी कंट्री से लिया है। तो आप सबको याद होना चाहिए कि हमने आयरलैंड से लिया है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, तो मैं फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताए थे। तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के आपको 5-6 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं, तो आर द फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट? क्या ये एब्सोल्यूट है? तो बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आपको दिए जाते हैं, पर इसके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज भी लगाई जाती है। ड्यूटीज के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स गारंटेड राइट्स होते हैं, जो सभी नागरिकों को दिए जाते हैं भारत के एक सिटीजन होने के नाते। पर फंडामेंटल राइट्स आपका हनन भी होता है, आपसे छीन भी लिए जाते हैं जब भारत में इमरजेंसी लगा हो। तो अगर मैं पूछ बोला जाए तो आर द फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट, तो इसका आंसर नो होगा। नो होगा। तो it must be noted that the fundamental rights are not unlimited और absolute। अनलिमिटेड कभी नहीं हो सकता। हमारे ऊपर बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती है, जो हमें गवर्नमेंट के लिए, भारत का सिटीजन होने के नाते अपने देश के लिए हमें करना होता है। जैसे कि बहुत बेसिक एग्जांपल है राइट टू वोट, क्योंकि हमें अगर राइट टू वोट का अधिकार दिया गया, तो भारत के हर एक नागरिक का ये ड्यूटी बनता है कि वो जाके वोट दे और देश में के कल्याण में अपना भागीदारी दे। तो आई होप आपको फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आपको समझ आया हो। और आप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं खुद कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ अभी, तो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। अगर चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में। चलिए बाय, थैंक यू सो मच।